किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं राजस्थान स्टेट के छोटी सादली तहसील के गाडरियावास गांव में विष्णु भाई कुमावत के यहाँ, जिन्होंने ताइवान रेड लेडी 786 F1 पपीता का बगीचा लगाया है। बगीचे के बारे में अब हम उनसे जानेंगे क्या स्थिति, कैसा रहा, क्या फ्रूटिंग आई है। विष्णु भाई से जानेंगे बगीचा कब लगाया था आपने? 15 मार्च को होगा। 15 मार्च का प्लांटेशन हुआ था। ये कितनी बाई दूरी पर लगा हुआ है? ये सर 6x8 पर लगा हुआ। 6x8 की दूरी पर लगाया गया बगीचा। वेराइटी है ताइवान रेड लेडी 786 F1, जो कि जहांगीर नर्सरी बराड़ा से प्लांट लिए थे। 15 मार्च को लगाया था। और खेत का जो चयन किया इन्होंने, खेत में ढलान है जिसकी वजह से पानी रुकता नहीं, जल भराव नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई है पूरे बगीचे में। खाद स्प्रे इनका शेड्यूल से इन्होंने ध्यान दिया, जिसकी वजह से वायरस वगैरह का नियंत्रण है भी यहाँ पर। खाद के रुपया था आपने सर पोटाश। शुरुआत में क्या डाला था आपने जब खेत तैयार किया था? वो देसी खाद। शुरुआत में देसी खाद का प्रयोग किया था। उसके बाद में पोटाश, डीएपी, जिंक, सल्फर। डीएपी पोटाश, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में डीएपी पोटाश का प्रयोग किया। सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम सल्फेट के रूप में, कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और सल्फर का प्रयोग किया था। और स्प्रे समय समय पर करते रहे। हर 15 दिन में इन्होंने जहांगीर नर्सरी का जो शेड्यूल था उसका फॉलो किया, और कंटिन्यूस 15 दिन में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक। बीच में यहाँ मकड़ियों की समस्या हो गई थी, तो मकड़ियों के लिए इन्होंने माइटीसाइड का प्रयोग किया है। उसी बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, इस साल नो न्यूज सीड्स ने नई वैरायटी लॉन्च की है, रेड बेबी, जिसका भी हमने 8 से 10 फार्म लगाए थे, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। रेड लेडी और रेड बेबी, तो रेड बेबी के बारे में नो न्यूज सीड से आए हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं पाटिल जी से कैसा क्या है, क्या उसमें रेड लेडी और रेड बेबी में क्या अंतर है। नमस्कार किसान भाइयों, नाम लोकेश नॉन्यू सीड से। जैसे कि सर ने बताया कि एक हमारी नॉन्यू सीड की वैरायटी है रेड बेबी जो लॉन्च की है, और इस बार हमने इस एरिया में, नीमच एरिया में दिया हुआ भी है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि उसका जो प्लांट होता है, प्लांट स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त होता है, उसकी कैनोपी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ 2 से 2.5 फीट से ही वो फ्रूट लेना स्टार्ट कर देता है। और इसकी फ्रूट कैपेसिटी फर्स्ट पिकिंग में 30 से 40 फ्रूट रहते हैं। और माने तो इसका फ्रूट का वेट रहता है 1 to 1.5 kg रहता है, जो कि एक एक्चुअल फ्रूट रहते हैं। एक्चुअल फ्रूट रहने के कारण वो मार्केट सेल के लिए भी अच्छे रहते हैं। और मैं बात करना चाहूँगा कि उसके अंदर का फ्लेश उसका नारंगी लाल कलर का रहता है। सुगंध उसकी खुशबू अच्छी रहती है और बहुत अच्छा मीठा होता है। और इसका जो कवर है, छिलका है, वो बहुत हार्ड रहता है, ताकि हम दूर दराज कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कहीं दूरी तक भी उसको बेच सकते हैं। पाटिल जी से जानेंगे रेड लेडी और रेड बेबी में क्या डिफरेंस है। रेड लेडी तो हम कई सालों से कर रहे हैं, ट्रस्टेड ब्रांड है। जो नया रेड बेबी लॉन्च किया है उसके बारे में जानेंगे, उसमें और रेड लेडी में क्या अंतर है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि रेड लेडी हमारा काफ़ी समय से पॉपुलर वैरायटी है और आज भी वो पॉपुलर वैरायटी है। लेकिन क्या है कि रेड बेबी का जो फ्रूट होता है वो फ्रूट साइज थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1.5 to 2 kg तक होता है। और जो रेड बेबी का जो फ्रूट साइज़ है वो एक्चुअल फ्रूट रहता है, मतलब 1 to 1.5 kg रहता है। और अपन उसके कलर में बात करें तो जो रेड लेडी होता है उसके अंदर का फ्लेश रेड कलर का होता है और स्वीटनेस उसमें 13% होती है। और जो रेड बेबी का फ्रूट है उसका जो फ्लेश होता है वो नारंगी लाल कलर का होता है। बिल्कुल, जैसा पाटिल जी ने बताया, रेड लेडी रेड कलर की होती है, 1.5 से 2.5 kg का फ्रूट आता है। वहीं रेड बेबी ऑरेंज रेड कलर का है और 1 से 1.5 किलो के एक समान फ्रूट आएंगे उसके ऊपर। वह फ्रूट स्टार्टिंग लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर हाइट से हो जाएंगे। रेड लेडी की तरह रेड बेबी में 2 ही प्रकार के पौधे निकलेंगे, मादा और उभयलिंगी। मादा गोल आकार की होगी और उभयलिंगी लंबे आकार की पपीता निकलेगी। दोनों ही वेराइटियों में नर प्लांट नहीं मिलेगा, मेल नहीं रहेगा, जिससे अगर हम बगीचा लगाते तो सभी पौधों पे फ्रूटिंग होगी। मेल पौधों पे जिन पे फ्लावर आते वो नो न्यू सीड्स की रेड लेडी रेड बेबी दोनों में नहीं निकलेंगे। इसलिए किसान भाइयों, दोनों वेराइटियाँ अच्छी है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। रेड लेडी रेड बेबी नया लॉन्च हुआ है, इस साल
काफी मात्रा में इसकी बुकिंग हो रही है। पपीता के बगीचे में रेड माइट का अटैक बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। रेड माइट के कारण इसमें पत्तियां पीले कलर की हो जाती है, वह अंदर की ओर मुड़ जाती है। रेड माइट का अटैक इस बार ज़्यादा देखने के कारण पत्तियों पे पीलापन आया है, वो पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ गई। इसकी पहचान के लिए हमें क्या करना है, पत्तियों की नीचे की साइड जो ये आप देख रहे हैं, पत्तियों की नीचे की साइड पर हम लेंस की सहायता से देख सकते हैं। नेक्ड नग्न आंखों से रेड माइट दिखेगा नहीं, तो हम लेंस की सहायता से इसको देख सकते हैं। वह दूसरा, मिट्टी लेंगे थोड़ी सी और मिट्टी को डालेंगे और झटकेंगे, तो अगर मिट्टी रुकती है तो ये जाले जो बने हुए हैं रेड माइट के, तो इस प्रकार से भी हम पता कर सकते हैं। तीसरा, एक टहनी ले लीजिए और आप इसके पीछे कंटिन्यूस टहनी को मोशन कीजिए, तो अगर छोटे छोटे जाले बनेंगे तो वो टहनी के आगे आ जाएंगे, तो उसको अपन नग्न आंखों नेक्ड आंखों से देख सकते हैं जाले जो बनेंगे। इस प्रकार से हम रेड माइट को देखेंगे, क्योंकि रेड माइट एकदम बहुत फास्ट आक्रमण होता है, बहुत ही जल्दी पूरे बगीचे में फैल जाता है। एक साइड से इनका आक्रमण होता है और देखते ही देखते पूरे बगीचे में चला जाता है और पत्तियां पीले कलर की हो जाती है और पूरा पत्ता, पूरा बगीचा एकदम म्लानिता की तरफ चला जाता है। रेड माइट का मुख्य अटैक गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होता है। वह जब टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, उस समय रेड माइट का अटैक ज़्यादा होता है। तो उस समय हमें कंटिन्यूस बगीचे का ऑब्जर्वेशन करना है। आप देखते रहें, कहीं पे कोई पौधे की पत्तियां अगर पीली हो रही है या पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेड माइट है। वो लेंस की सहायता से देखकर पता लगा सकते हैं कि रेड माइट का अटैक हुआ है। किसान भाइयों, रेड माइट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि पानी से पत्तियों को धोना है। जो प्लांट हम देख रहे हैं, पानी से पत्तियों को धो और पानी के अंदर सल्फर मिला दीजिए। जैसे 200 लीटर पानी है तो 50 से 100 ग्राम सल्फर मिलाकर पत्तियों को धो दीजिए, तो शुरुआती अवस्था में नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, अगर जैविक नियंत्रण करना है तो नीम ऑयल का स्प्रे हम कर सकते हैं मकड़ियों के नियंत्रण के लिए। अबासिन सबसे अच्छी दवा है, अबामेक्टिन जिसमें टेक्निकल है। इसके बाद स्पाइरोमेसिफेन जिसका बेयर्स का ओबेरोन आता है, वन फेन पायरोक्सीमेट जिसमें टाटा का सेदना आता है, ओमाइट जो कि धानुका का है, प्रोपरजाइट उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 30 ml प्रति टंकी के स्प्रे कीजिए ताकि मकड़ियों का नियंत्रण रहे। वो मकड़ियों का नियंत्रण रहेगा तो पत्तियां पीले कलर की नहीं होगी, वह अंदर मुड़ेगी नहीं और पौधा हेल्थी रहेगा। ये देख सकते हैं, जैसे 1 क्विंटल के करीब माल इस पर बना हुआ है, और अगर इस पर माइट्स का आक्रमण हो जाता है तो ये पपीता पकने में और बड़ी साइज़ होने में समस्या आएगी। वैसे तो पपीता में इंटरक्रॉप के रूप में हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन बागवानी फसलें हम ले सकते हैं शुरुआती अवस्था में, जैसे अमरूद और संतरा लगा सकते हैं। और अगर आप मल्चिंग से तरबूज करना चाहते हैं तो तरबूज शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। तो तरबूज कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इन्हीं बातों को जानने के लिए हम कर ही लेते हैं। अगर जैसे हमें तरबूज की खेती करना है मल्चिंग से, तो तरबूज कब लगाना पड़ेगा हमें? नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि सर ने पूछा हमें तरबूज कब लगाना चाहिए। तरबूज का ऐसा एक्चुअल जो रहता है, ठंडी का दौर निकलने के बाद फरवरी का महीना उसके लिए सूटेबल रहता है। फरवरी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फरवरी में किसान भाइयों तरबूज का मल्चिंग के द्वारा प्लांटेशन करना है, वह मार्च में आप इसमें पपीता का प्लांटेशन कर दीजिए। दूरी थोड़ी सी ज़्यादा रखना होगा। दूरी क्या रखनी होगी सर हमें इसके लिए? दूरी हमें रखनी होगी, लाइन से लाइन की दूरी 9 फीट रखनी होगी। प्लांट से प्लांट की दूरी हमें 6 या 7 फीट रख सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी को इसमें थोड़ा सा, अगर हम तरबूज ले रहे हैं तो 9 फीट लेना है। वह प्लांट तो हम 6, 7, 8 जो हम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 9 फीट लाइन से लाइन रखना होगा। तरबूज में कौन कौन सी वेराइटियाँ, इन्हीं की जानकारी लेंगे। कौन सी वेराइटी से तरबूज में नोन्यू के पास ऐसे काफ़ी वेराइटियाँ हैं, लेकिन जो पॉपुलर वेराइटियाँ हैं, एक सरस्वती है हमारे पास, काफ़ी स्वीट है। उसका गूदा बहुत लाल होता है, एकदम स्वादिष्ट होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास कलरफुल तरबूज भी है, जिसमें विशाला है जो कि बाहर से पीला अंदर से लाल होता है। आरोही जो वैरायटी है हमारे पास, वो अंदर से पीली होती है और उसका टेस्ट कुछ पाइनएप्पल फ्लेवर में होता है। और हमारे पास मस्क मेलन में भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो कि अलग अलग टेस्ट में हैं, अलग अलग कलर्स में हैं और काफ़ी स्वीट है। बिल्कुल किसान भाइयों, जिन्होंने पिछले वर्ष तरबूज से पपीता किया था, तरबूज के साथ मल्चिंग के द्वारा उनके बगीचे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि जब मल्चिंग में तरबूज लगाते हैं तो ऑलरेडी उसमें बेसल फर्टिलाइज़र का डोज डलता है, वो
पपीता के लिए भी फायदेमंद होता है। वह तरबूज 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद पपीता की क्रॉप चलती रहेगी। तो अगर हम खेत खाली रख के पपीता और तरबूज दोनों साथ में लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा उत्पादन होगा और तरबूज से एक्स्ट्रा आय मिलेगी हमें। जैसे कि हम बात करने वाले हैं सरस्वती के बारे में, जो कि 60 से 70 दिन में कंपनी एक्चुअल बोलती है, लेकिन हम यहाँ फार्मर प्रैक्टिस के हिसाब से फरवरी में यदि लगाते हैं हम तो 60-65 डेज़ में हार्वेस्ट हो जाती है। और हम बात करें इसका कि शुगर परसेंट इसमें बहुत ज़बरदस्त रहता है, 12 से 14% रहता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा है और इसका छिलका बहुत पतला होता है और हमें खाने के लिए गूदा बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये इसका वेट जो रहता है 3 से 4 kg रहता है और ये लोकल मार्केट के लिए ज़बरदस्त वैरायटी है। जैसे कि हम बात करते हैं कलरफुल वैरायटियों के बारे में, तो कलरफुल में हमारे पास है विशाला है, अनमोल है, आरोही है। विशाला की यदि हम बात करते हैं तो ये 70 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और इसका बात करें तो वेट 2.5 2.5 से 3.5 किलो का होता है और बहुत स्वीट होता है। इसकी एक खासियत है कि ये बाहर से पीला और अंदर से लाल होता है, जो कि अट्रैक्टिव होता है और मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड बनी रहती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अनमोल की। अनमोल जो कि बाहर से हरे पत्ते लिए होता है और अंदर से लेमन येलो होता है। और इसके जो ड्यूरेशन की बात करें 75 से 80 दिन में ये पककर तैयार हो जाता है। और ये येलो फ्लैश होने के कारण मार्केट में अट्रैक्टिव होता है और मार्केट के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी इसे पसंद करते हैं और इसका टेस्ट भी हल्का सा पाइनएप्पल फ्लेवर में रहता है। अब हम बात करने वाले हैं आरोही के बारे में। इसका फ्रूट वेट 3 से 4 किलो का होता है और इसका जो कलर होता है ये ओब्लोंग होता है और अंदर से डार्क येलो होता है। और इसकी बात करें तो ये 70 से 75 दिन में ये भी तैयार हो जाता है और ज़बरदस्त स्वीट रहता है। ये देख सकते हैं, ये मादा है, इसमें गोल आकार की पपीता बनी हुई है और ये जो थोड़ी लॉन्ग शेप जो दिख रही है ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी में लंबे आकार की पपीता रहेगी और मादा में गोल आकार की पपीता रहेगी। दोनों के बीच की दूरी 8 फीट है और प्लांट से प्लांट की दूरी 6 फीट रखी गई है। और बारिश के दिनों में कुमार जी ने ये बेड बना दिया था ताकि बारिश में पौधों में तना गलन रोग नहीं हो। वो पानी ज़्यादा मात्रा में है तो वो बह के निकल जाए। इसमें फ्लड इरिगेशन किया था। ये बगीचा ड्रिप के द्वारा नहीं किया, इन्होंने प्लेन फ्लड शुरुआत में नालियाँ बनाई थी, नाली से पिलाया था। उसके बाद में पौधे के पास मिट्टी चढ़ाई, वह बीच से फिर पूरा फ्लड इरिगेशन स्टार्ट कर दिया। इस बार बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, उसके बावजूद भी पूरे बगीचे में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। कहीं कहीं फ्लावर ड्रॉप भी हुए, जैसे इस पौधे पे देख सकते हैं, इसके फ्लावर ड्रॉप हो गए थे। उभयलिंगी पपीता था ये। और मादा के फ्लावर कम ड्रॉप हुए और पूरा पपीता मादा भरा, जैसे देख सकते हैं। मादा मेल अक्सर पपीता ज़्यादा मात्रा में आता है, उभयलिंगी पपीता रहता है वो थोड़ा कम मात्रा में, मादा की अपेक्षा कम पपीता आते हैं। ओवरऑल पूरे बगीचे को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है, देख सकते हैं। 70-80 kg के अप्रोक्स पपीता आई हुई है। सेलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। नीमच में अभी 30 रुपीज़ kg के हिसाब से सेल किया इन्होंने।